अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करेंगे हम आपके साथ दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पंजाब हुकूमत ने अपने बजट से 5 नई एक्सप्रेसवेज बनाने का फैसला किया है। ये एक्सप्रेसवेज 416 किलोमीटर तवील होंगी, 140 अरब रुपए लागत आएगी और ये पंजाब के 9 अहम शहरों को आपस में तेजी से कनेक्ट कर देंगे। इस खबर को आपसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, बलोचिस्तान के नए वजीर आला ने 2000 गैर हाजिर सरकारी असातिज़ा को फौरी तौर पर बरतरफ करने का हुक्म सादिर फरमाया है। अब बलोचिस्तान हमारा एक ऐसा सूबा जहां पर ना सिर्फ सरकारी असातिज़ा गैर हाजिर हैं, सरकारी अफसर गैर हाजिर हैं, सरकारी लोग गैर हाजिर हैं, सरकारी डॉक्टर गैर हाजिर हैं और किसी हद तक तो हुकूमत भी गैर हाजिर ही होती है। अल्लाह के वास्ते चल रहा है सूबा। इस सूबे के अंदर किस तरह गवर्नेंस बेहतर की जा सकती है, इसे प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर। पंजाब की 5 बड़ी हाईवेज को एक्सप्रेसवेज में कन्वर्ट किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा। एक तो हाईवे है जो बहावलपुर से लेकर जंगड़ा बाईपास तक जाएगी, 42 किलोमीटर की हाईवे है, 13 अरब रुपए इस पर लागत आएगी। फिर जो सबसे बड़ी हाईवे अपग्रेड की जाएगी वो है चीचावतनी से पीरमाल, शोरकोट, चौक आजम और लिया तक तकरीबन 200 किलोमीटर की इस आम हाईवे को एक्सप्रेसवे में कन्वर्ट किया जाएगा, 66 अरब रुपए इस पर लागत आएगी। फिर साहिवाल शहर को मोटरवे से मिलाने के लिए और समुद्री इंटरचेंज तक एक्सेस देने के लिए 57 किलोमीटर की एक बेहतरीन एक्सप्रेसवे बिछाई जाएगी, जिसके ऊपर 23 अरब रुपए लागत आएगी। इस एक्सप्रेसवे का मुतालबा बहुत पुराना है, इमरान खान दौर से किया जा रहा है। जिस वक्त फैसलाबाद से मुल्तान तक की जो मोटरवे है मुकम्मल हुई थी, तो उसके बाद ये बजट ना होने की वजह से शुरू नहीं किया जा सका। अब उम्मीद है शुरू किया जाएगा, तो साहिवाल का अहम शहर भी एक किस्म से मोटरवे के साथ कनेक्ट हो जाएगा। फिर फैसलाबाद, सरगोदा और चनियोट को आपस में मिलाने के लिए 24 किलोमीटर की एक हाईवे बनाई जाएगी, इस पर 11 अरब रुपए की लागत आएगी। अब इन तमाम हाईवेज के मुकम्मल होने के बाद 9 बड़े शहर, जिनमें भावलपुर, मुल्तान, बिहाड़ी, चीचावतनी, पीरमल, शोरकोट, फैसलाबाद, चनियोट, लिया, ये आपस में तेज से कनेक्ट हो जाएंगे। इनके दरमियान मोबिलिटी तेज होगी और एक तरक्की का नया सफर शुरू होगा। लेकिन ये तरक्की तभी मुमकिन है जब इन शहरों के अंदर रोजगार के मौके भी पैदा किया जाए, क्योंकि जिन शहरों का हमने नाम लिया है, सवाए फैसलाबाद के और किसी हद तक मुल्तान के, बाकी तमाम शहरों के रहने वाले रोजगार के लिए बड़े शहरों पर डिपेंडेंट होते हैं। और इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर देहात से शहरों की तरफ जो हिजरत है बड़ी तादाद में होती चली आ रही है। हुकूमत जहां तेज रफ्तार हाईवेज बना रही है, उसके जरिए लोग तेजी से रोजगार के सिलसिले में छोटे शहरों से बड़े शहर तो आ रहे हैं, लेकिन करने का काम यह है कि इन निस्बतन दरमियाने और छोटे शहरों के अंदर भी आप वो फैसिलिटीज दें। सबसे पहले कोई इंडस्ट्रियल स्टेट्स या कॉटेज इंडस्ट्री के लिए मराहत दें, ताकि उन छोटे शहरों के लोग अपने यहाँ छोटी छोटी इंडस्ट्री लगाकर रोजगार पैदा करें। फिर वहां पर भी बेहतरीन सेहत की सहूलियात दें, ताकि उनको सेहत की सहूलियात के लिए बड़े शहरों के अंदर ना आना पड़े। अब सेहत, रोजगार और तालीम, ये 3 बड़ी वजूहात हैं पाकिस्तान के अंदर देहात से शहरों की तरफ माइग्रेशन को बढ़ाने की। अगर हम ये 3 बड़ी वजूहात किसी वजह से, किसी मेहनत के जरिए टैकल कर लेते हैं, तो हमारे शहर जो बहुत बेहंगम तरीके से बड़े होते जा रहे हैं, कई के 100 किलोमीटर के ऊपर शहर फैल चुके हैं, उनको किसी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। आप लाहौर की मिसाल ले लीजिए। अगर आप गुजरांवाला से लाहौर की तरफ आए, तो एक जमाने में शादरा लाहौर का एंट्री पॉइंट हुआ करता था। फिर इमामिया कॉलोनी बन गया, फिर कालाशाह काको जो इंटरचेंज है मोटरवे का वो बना। अब तो उससे पहले भी कई हाउसिंग सोसाइटीज बन चुकी, मतलब ऐसे गार्डन वगैरह बेताशा। तो वहां से शुरू हो और आप उसूर तक चले जाएं, आपको मुसलसल हाउसिंग सोसाइटीज मिलती हैं। इसी तरह वहां से शुरू हो, आप प्राइवेट तक चले जाएं, आपको हाउसिंग सोसाइटीज मिलेंगी। आप मुल्तान रोड के ऊपर ट्रैवल करना शुरू कर दें टूवर्ड्स मुल्तान, तो आपको पता लगता है कि आप कसूर की हदूद में एंटर हो गए हैं। वहां तक लाहौर की हाउसिंग सोसाइटीज चलती जा रही है और आगे से कसूर की, पत्तों की हदूद में हाउसिंग सोसाइटीज शुरू हो गई हैं। तो इन हाउसिंग सोसाइटीज से जहां हमारी खुराक की ज़रूरियात कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हैं, फसलें कम हो रही हैं, वहां पर इन्वायरमेंट के अंदर गर्मी भी आ रही है, क्योंकि फसलों की जगह घर ले रहे हैं, कंक्रीट ले रहा है और कंक्रीट गर्म होता है तो ज़्यादा एमिशंस पैदा करता है।
आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। बलूचिस्तान के नए वजीर आला ताज़े आए हैं, इसलिए फाल भी खूब हैं। उन्होंने सूबे के अंदर गैर हाजिर 2000 असातिज़ा को फौरी बरतरफ करके उसका रिपोर्ट मांग ली है चीफ सेक्रेटरी से। अब अगर आप इन असातिज़ा को बरतरफ कर भी देंगे तो क्या होगा? पाकिस्तान के अंदर जिस भी सरकारी अफसर को बरतरफ किया जाता है उसके पास 7 फोरम से अपील करने के। 2 चांसेस तो आपके पास अपने डिपार्टमेंट के अंदर ही इंक्वायरी को चैलेंज करने के हैं, फिर आप सर्विस ट्राइब्यूनल में चले जाते हैं, फिर हाई कोर्ट में चले जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, फिर वहां भी नजरसानी होती है। तो इन 7 प्रोसेसेस के बाद बहुत कम लोग ही ऐसे बचते हैं जिन्हें बरतरफ किया गया हो और वो सुप्रीम कोर्ट में भी जाके बरतरफी करार पाए हों। मैं समझता हूं कि 90% मुलाजमीन ऐसे हैं जो किसी न किसी स्टेज पर एक्सोनरेट होकर अपनी सीटों पे बहाल हो जाते हैं। मैं बरतरफी की बात कर रहा हूं, मुअत्तली की बात नहीं कर रहा, वो तो बहुत छोटी सी चीज़ है। तो अगर हुकूमतें इस मामले में सीरियस हैं तो उन्हें अब कानून साजी करनी चाहिए। सबसे पहले भी किसी शख्स को सजा देनी है, बरतरफ करना है तो प्रॉपर जो तरीकाकार है वो फॉलो होना चाहिए। किसी चीफ मिनिस्टर की, किसी चीफ सेक्रेटरी, किसी अफसर की ख्वाहिश पर किसी को बरतरफ मुअत्तल नहीं करना चाहिए। प्रॉपर SOPs लेट डाउन हो, 1 2 3 4 5 उसको सुनवाई का मौका दिया जाए, सुनने के बाद उसको फिर कुछ सजा देनी तो दी जाए, और उसके बाद अगर किसी शख्स को सजा दी हुई है तो फिर उस सजा को महकमा परसू भी करे। होता यह है कि एक अफसर के दौर में सजा हुई, अफसर तब्दील हो गया या हुकूमत तब्दील होगी, तो नए दौर में जब अपील फाइल होती है या अपीलें जब उस दौर तक पहुंचती हैं जब उन्हें फाइनलाइज होना है तो हुकूमत या अफसर बदल चुका होता है, वो परसों नहीं करते, वो बंदा बहाल हो जाता है। ऐसे ऐसे केसेस भी हैं कि ऐसे पुलिस अफसर, ऐसे पुलिस एहलकार जो 7-7 साल नौकरी से बगैर बताए मुल्क से बाहर चले गए, छुट्टियों पे गए, वापस नहीं आए, पिछले इदारे ने बरतरफ कर दिया, वापस आके वो बहाल हो गए। क्यों? महकमे ने उनको परसों ही नहीं किया, और जिस अदालत में उनका केस था वहां जाकर जज साहब को महकमे की तरफ से किसी ने बताया नहीं कि जनाब ये शख्स तो 5 7 10 साल बगैर इजाजत के लंबी छुट्टियों पे गया हुआ था, तो हमने इसको बरतरफ कर दिया। जब वहां पर आपका सरकारी वकील या पेश नहीं होगा, और अगर पेश होगा तो मुल्ज़म से कुछ पैसे लेकर उसकी मर्जी के गुम को जवाब देगा, तो मुख्तलिफ ट्राइब्यूनल्स ने या कोर्ट ने तो उसको बहाल करना ही है। ये ऐसी चीज़ें हैं जब तक हम इनको सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, ना हमारे डॉक्टर्स, ना हमारे इंजीनियर्स, ना हमारे अफसरान, ना हमारे एहलकार, ना हमारे टीचर, कोई भी सरकारी सतह पे काम करने वाला प्रॉपरली काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता होगा कोई बात नहीं, ये तो मेरी सरकारी नौकरी है, यहाँ तनख्वाह मिलनी है, मैं इसके साथ साथ कोई प्राइवेट काम कर लेता हूँ, कोई और काम कर लेता हूँ, कभी यहाँ से बरतरफ हुआ तो इसकी एक खास तनख्वाह की अमाउंट मैंने किटी में एक सेविंग अकाउंट में रखी है, वहाँ से निकालूंगा, दोबारा से वकील को फीस दूंगा और बहाल हो जाऊँगा। ये ऐसे करने के काम है जो मुश्किल ज़रूर है, और इसी वजह से कोई वज़ीर आला, कोई हुक्मरान ये करना चाहता नहीं। वरना दुनिया में जो भी मुल्क ठीक हुआ है इसी तरह ठीक हुआ है, क्योंकि वहाँ पर जज़ा और सज़ा साथ साथ चलते हैं, और किसी को पता होता है कि मुझे अगर सज़ा मिली है तो मुझे हर फोरम पे जाके सज़ा मिलेगी। ये नहीं कि महकमे के अंदर सज़ा मिल गई और हाई कोर्ट के अंदर जाकर बहाल हो गए, सुप्रीम कोर्ट में जाकर रो धो के खुद को इनोसेंट डिक्लेयर करवा लिया। नाज़रीन, ये थी आज के एपिसोड। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।